कल्पना कीजिए एक 33 साल पुरानी सॉफ्टवेयर कंपनी की। हम्म। आपके दिमाग में शायद तुरंत किसी बहुत भारी भरकम लेगेसी टेक कंपनी की तस्वीर उभरेगी। है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब लोग अक्सर सोचते हैं कि ये बस कोई डायनासोर कंपनी होगी जो अपने पुराने सिस्टम्स पर एक नया एआई का लेबल चिपकाकर काम चला रही है। एग्जैक्टली। आप सोचेंगे कि ये बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस कंपनी के डेटा को डिकोड करने वाले हैं ना, वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देती है। और ये धारणा इसलिए टूटती है क्योंकि जब आप किसी पुरानी प्रक्रिया पर सिर्फ नई तकनीक का दिखावा करते हैं तो अंदर से कुछ नहीं बदलता। लेकिन जब कोई कंपनी अपनी पूरी नींव को ही एआई के इर्द गिर्द दोबारा से डिजाइन कर ले तो वो लेगेसी से सीधे लीडरशिप की तरफ छलांग लगाती है। राइट। हम्म, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन है न्यूजेन सॉफ्टवेयर के हालिया Q1 FY27 के नतीजों और उनकी लीडरशिप में हुए बड़े बदलावों का विश्लेषण करना। और साथ ही उनकी जो ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है हम उस पर भी बात करेंगे। हाँ, हम ये समझेंगे कि कैसे ये कंपनी अपने एक बहुत ही अनुभवी लीडर के मार्गदर्शन में एजेंट स्टूडियो और एक नए सब्सक्रिप्शन मॉडल के दम पर 15 से 20% सस्टेन्ड मार्जिन एक्सपेंशन का वो जादुई लक्ष्य हासिल कर रही है। मतलब ये सिर्फ टेक जगत की कोई आम खबर नहीं है। ये इस बात का पूरा ब्लूप्रिंट है कि भविष्य के बड़े एंटरप्राइज असल में कैसे काम करेंगे। बिल्कुल। और देखिए इस ब्लूप्रिंट की शुरुआत ना एक बहुत ही दिलचस्प लीडरशिप ट्रांजिशन से होती है। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक जीत के पद छोड़ने के बाद 1 अगस्त 2026 से तरुण नंदवानी न्यूजेन के नए सीईओ का पद संभालने वाले हैं। अच्छा। और इसी के साथ प्रमोद कुमार को चीफ ग्रोथ ऑफिसर यानी सीजीओ की जिम्मेदारी दी गई है। अब जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है तरुण का बैकग्राउंड। हाँ, क्योंकि तरुण कोई बाहर से लाए गए नए सिलिकॉन वैली के टेक प्रो तो है नहीं। एग्जैक्टली। उन्होंने न्यूजेन के साथ पूरे 33 साल बिताए हैं। मतलब जब से कंपनी बनी है। हाँ, लगभग तब से। हाँ, 33 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। बिल्कुल। उन्होंने ट्रेड फाइनेंस, लेंडिंग और इंश्योरेंस पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन जैसी जो रणनीतिक बिजनेस लाइंस हैं, उनको शून्य से शुरू करके आज के स्केल तक पहुंचाया है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाना चाहूं, तो ये ऐसा है जैसे किसी विशाल समुद्री जहाज के इंजन रूम में 33 साल से काम कर रहे किसी चीफ इंजीनियर को अब उस जहाज का कप्तान बना दिया गया। हाँ, एकदम सही। उन्हें पता है कि जहाज के निचले हिस्से में मौजूद वो दशकों पुराने जंग खाए पुर्जे कैसे काम करते हैं। मुझे आपके कप्तान वाली एनालॉजी बहुत दिलचस्प लगी, लेकिन चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। मतलब सिर्फ पुराने इंजन रूम को जानने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप रातों रात उस जहाज में एक एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर फिट कर देंगे। हाँ, वो तो है, रिस्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तरुण के सामने चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें पुरानी मशीनें पता है। असली चुनौती ये है कि दुनिया अब एआई ड्रिवन एंटरप्राइज ऑर्केस्ट्रेशन की तरफ भाग रही है। राइट। और बड़े बैंकों या सरकारी संस्थाओं में आप पुराने सिस्टम्स को अचानक से बंद नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि एक बाहरी सीईओ शायद कहता कि सब कुछ पुराना हटाओ और नया एआई लाओ, जो कि इन बड़े क्लाइंट्स के लिए एक दुस्वप्न साबित होता। बिल्कुल। और यहीं पर तरुण का 33 साल का अनुभव उनके 100% एआई एंटरप्राइज ऑर्केस्ट्रेशन की विजन को एक बहुत ही यथार्थवादी आकार देता है। समझ रहा हूँ। उन्हें पता है कि नई एआई तकनीक को पुराने और जटिल सिस्टम्स के साथ बिना कोई नुकसान पहुंचाए कैसे ऑर्केस्ट्रेट करना है। मतलब ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक बहुत ही बारीक सिंक्रोनाइजेशन है। अच्छा, अब इस सिंक्रोनाइजेशन या ऑर्केस्ट्रेशन को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ विजन से तो काम नहीं चलता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक बहुत ही तगड़े तकनीकी ढांचे की जरूरत होती है, और सोर्सेज में जिस ढांचे का बार बार जिक्र है वो है न्यूजेन 1 प्लेटफॉर्म। हाँ, न्यूजेन 1। प्रेजेंटेशन में इसके 6 प्रमुख स्तंभों या पिलर्स की बात की गई है जो इस पूरे एआई एग्जीक्यूशन को गवर्न करते हैं। देखिए, अगर हम इन 6 स्तंभों को सिर्फ एक लिस्ट की तरह पढ़ें तो शायद ये बहुत बोरिंग लगे। जैसे ऑर्केस्ट्रेशन, कंटेंट ऑर्ब, कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, डेटा साइंस स्टूडियो, इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और एजेंट स्टूडियो। नाम तो काफी भारी है। हाँ, लेकिन अगर आप ये समझें कि ये आपस में बात कैसे करते हैं तो असली जादू समझ में आता है। मतलब बड़े एंटरप्राइज सिर्फ ये नहीं चाहते कि उनका एक काम डिजिटल हो जाए, वे चाहते हैं कि उनके सारे काम सुरक्षित तरीके से आपस में जुड़े हों। राइट। तो
चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बैंक है जिसे अपने ऑपरेशंस को एआई पर शिफ्ट करना है, लेकिन आजकल हर कोई एआई की गलतियों को लेकर डरा हुआ है, जिन्हें हम हेलुसिनेशन कहते हैं। और डेटा लीक का भी तो डर है। बिल्कुल, बहुत बड़ा डर है। अगर कोई एआई एजेंट किसी ग्राहक का संवेदनशील वित्तीय डेटा लीक कर दे या कोई मनगढ़ंत रेगुलेटरी सलाह दे दे तो बैंक तो बर्बाद हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो इस डर के बावजूद वो न्यूजेन के प्लेटफॉर्म पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये 6 पिलर्स इसमें कैसे मदद करते हैं? ये आज के टेक वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे वाजिब सवाल है, और इसी सवाल का जवाब न्यूजेन 1 के वो स्तंभ देते हैं, खासकर कंटेंट ऑर्ब और ऑर्केस्ट्रेशन लेयर। अच्छा, ये दोनों कैसे काम करते हैं? देखिए, एआई अक्सर तब गलतियां करता है जब उसे पूरे इंटरनेट के खुले समंदर में छोड़ दिया जाता है। लेकिन कंटेंट ऑर्ब क्या करता है? ये एक नॉलेज हब है जो एआई को एक सुरक्षित घेरे में रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि एआई सिर्फ और सिर्फ उसी बैंक के अपने वेरीफाइड रियल टाइम डेटा और सख्त रेगुलेशंस को ही पढ़ेगा। अरे वाह! तो मतलब एआई को एक बहुत ही सख्त लाइब्रेरी के अंदर बंद कर दिया गया है, जहां से वो सिर्फ सही और ऑथेंटिक किताबें ही पढ़ सकता है। बिल्कुल सटीक। और जब कंटेंट ऑर्ब सही डेटा देता है, तब डेटा साइंस स्टूडियो उस पर मशीन लर्निंग मॉडल्स लगाता है। फिर इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग या आईडीपी उस डेटा को समझता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है पहली लेयर, ऑर्केस्ट्रेशन। ये लेयर ये तय करती है कि एआई अपनी हद पार ना करे। हर एक फैसला, हर एक अप्रूवल एक बहुत ही सख्त ऑडिट रेडी प्रोसेस से गुजरता है। अच्छा, मतलब इसे ही गवर्नेंस कहते हैं। हाँ, बैंक न्यूजेन को इसलिए नहीं चुन रहे क्योंकि उनका एआई सबसे फैंसी है। वे उसे इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि वो बहुत डिपेंडेबल और कंप्लायंट है। ये तो वाकई बहुत ही तगड़ा सिक्योरिटी जाल है। और इन सब के बीच एक और लेयर है जो मुझे इस सोर्सेज में बहुत ही इनोवेटिव लगी, एजेंट स्टूडियो। हाँ, एजेंट स्टूडियो तो गेम चेंजर है। ये क्लाइंट्स को लो कोड टूल्स के जरिए अपने खुद के कस्टम एआई एजेंट्स बनाने की ताकत दे रहा है। इस पर थोड़ा और गौर कीजिए। एजेंट स्टूडियो का असल मतलब है क्लाइंट्स के लिए एआई सेल्फ सफिशिएंसी। मान लीजिए बैंक को एक नया प्रोसेस ऑटोमेट करना है। पहले उन्हें न्यूजेन के पास या अपने खुद के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास जाकर हफ्तों इंतजार करना पड़ता। राइट, वो बहुत टाइम टेकिंग था। बिल्कुल। अब लो कोड टूल्स की मदद से वे खुद अपनी जरूरत के हिसाब से एक एआई एजेंट तैयार करके उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये ग्लोबल स्केलेबिलिटी को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। अगर कोई कंपनी अपने क्लाइंट्स को इतनी आज़ादी और इतनी एडवांस तकनीक दे रही है तो जाहिर है कि इसे बनाने में उन्हें खुद भी बहुत मेहनत और भारी पैसा लगाना पड़ रहा होगा। हाँ, वो तो है। लेकिन जब हम Q1 FY27 के फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं ना, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। और अगर कोई इन्वेस्टर इस वक्त हमारे इस डीप डाइव को सुन रहा है तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो उनके लिए सबसे बड़ा मैजिक मैट्रिक है। आप एबिडेरा मार्जिन में हुए उस बड़े उछाल की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अर्निंग्स कॉल के डेटा के अनुसार न्यूजेन का एबिडा मार्जिन पिछले साल के 14% से बढ़कर अब 15.7% हो गया है। जो लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं है उन्हें बता दूं कि एबिडा मार्जिन का सीधा मतलब है कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से कितना मुनाफा कमा रही है। और कंपनी का लॉन्ग टर्म लक्ष्य इसे 15 से 20% के सस्टेन्ड मार्जिन एक्सपेंशन तक ले जाना है। और यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि ये मुनाफा उन्होंने अपने खर्चों में कोई भारी कटौती करके नहीं कमाया है। अच्छा। हाँ, सोर्सेज साफ बताते हैं कि वे आज भी R&D पर अपने रेवेन्यू का लगभग 9% निवेश कर रहे हैं, जो कि एक टेक कंपनी के लिए बहुत जरूरी है ताकि वे इनोवेशन में पीछे ना रहें। बिल्कुल, R&D तो कोर है। और इसके साथ ही सेल्स और मार्केटिंग पर भी 26% का भारी भरकम खर्च हो रहा है। तो अब मुझे ये समझाइए, आप रिसर्च पे भी खूब पैसा बहा रहे हैं, आप मार्केटिंग में भी पैसा लगा रहे हैं, फिर भी आपका मार्जिन बढ़ रहा है। ये कौन सा जादुई गणित है? ये कोई जादू नहीं है। ये इंटरनल एआई अडॉप्शन का सीधा नतीजा है। मतलब न्यूजेन जो एआई एजेंट्स दुनिया को बेच रहा है ना, वही एआई एजेंट्स वो खुद अपनी कंपनी के अंदर भी इस्तेमाल कर रहा है। ओहो। इसे टेक की दुनिया में ईटिंग योर ओन डॉग फूड कहते हैं। वे कोडिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशंस और क्लाइंट्स का यहाँ जो प्रोजेक्ट डिलीवरी होती है, उन सब कामों को ऑटोमेट कर रहे हैं। हाँ,
मतलब वो अपनी ही किचन में अपने बनाए हुए AI शेफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। वे बार वालों को बाद में खिलाने पहले खुद उसी टूल से अपनी कोडिंग और डिलीवरी को इतना फास्ट कर रहे हैं। और इसका बिजनेस इम्पैक्ट बहुत गहरा है। देखिए, जब AI एजेंट्स इंटरनल काम संभालने लगते हैं तो कंपनी को हर नए प्रोजेक्ट के लिए 100 नए लोगों को काम पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब इंटरनल हेडकाउंट की आवश्यकता कम हो जाती है। तथा सटीकता के साथ प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाते हैं। प्रोजेक्ट डिलीवरी की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। इसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण उनका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि मैनेजमेंट इस 15 से 20% मार्जिन एक्सपेंशन को लंबी रेस का घोड़ा मान रहा है। इंटरनल किचन तो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन इस बढ़े हुए आत्मविश्वास का असर उनके बिजनेस मॉडल पर भी दिख रहा है। हाँ, वो तो साफ है। सोर्सेज में सबसे बड़ा हाईलाइट है पारंपरिक वन टाइम लाइसेंस सेल से हटकर सब्सक्रिप्शन या सास मॉडल की तरफ उनका शिफ्ट होना। किसी भी पुरानी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ये ट्रांजिशन बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा होता है। मतलब एक झटके में मिलने वाले बड़े पैसे को छोड़कर धीरे धीरे आने वाले सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू पर निर्भर होना हिम्मत का काम है। और शायद यही वजह है कि अर्निंग्स कॉल में ये बताया गया कि प्रोजेक्ट्स के देरी से शुरू होने के कारण उनके इम्प्लीमेंटेशन रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट आई है। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर एक मुश्त पैसा मिलना कम हो रहा है तो इन्वेस्टर्स को ये सब्सक्रिप्शन मॉडल में शिफ्ट होना क्यों पसंद आना चाहिए? मतलब क्या कंपनी के खाते में एक साथ बड़ा पैसा आना ज्यादा सेफ नहीं है? ये सवाल बहुत से इन्वेस्टर्स के मन में आता है। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो एक मुश्त पैसा एक नशे की तरह है। नशे की तरह? वो कैसे? देखिए, एक क्वार्टर में आपको बड़ी डील मिल गई, आपका रेवेन्यू आसमान छू गया, लेकिन अगले ही क्वार्टर में आप फिर से शून्य पर खड़े होते हैं। आपको फिर से नए शिकार पे निकलना पड़ता है। अच्छा, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। बिल्कुल। इसके विपरीत सब्सक्रिप्शन मॉडल व्यवसाय में रेवेन्यू प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है। ये ग्लोबल एंटरप्राइज के लिए कंसिस्टेंसी देता है। मतलब ये वैसा ही है जैसे हर महीने कोई OTT सब्सक्रिप्शन आना, आपको पता है कि इतना पैसा तो आएगा ही। सटीक। सोर्सेज के मुताबिक Q1 में सास और लाइसेंस सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 40 से 50% की भारी वृद्धि के साथ लगभग 60 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बाप रे। और उनका कुल एन्यूटी रेवेन्यू, यानी वो पैसा जो उन्हें नियमित तौर पर मिलता रहता है, 254 करोड़ रुपए है, जो 14% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये एन्यूटी रेवेन्यू असल में कंपनी के लिए एक मजबूत सेफ्टी नेट का काम कर रहा है, जिससे वो 15 से 20% मार्जिन को सस्टेन कर पाएंगे। हाँ, और जब आप ग्लोबल एंटरप्राइज के साथ काम करते हैं तो ये सेफ्टी नेट बहुत ज़रूरी होता है। बड़े मार्केट्स में कई बार प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट स्थिर रहती है। राइट। और अगर हम इन ग्लोबल मार्केट्स के रीजनल ट्रेंड्स पर नज़र डालें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मैं सोर्सेज के आंकड़े देख रहा हूँ। EMEA यानी यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका 114 करोड़ रुपए के साथ उनका सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। 10% ग्रोथ के साथ। हाँ, भारत से 96 करोड़ और APAC से 12% ग्रोथ के साथ 56 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन मुझे जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंका रहा है वो है अमेरिकी बाजार का। बिल्कुल, US मार्केट का। अमेरिका में 27% की भारी ग्रोथ देखी गई है और रेवेन्यू 92 करोड़ रुपए रहा है। इस 47% ग्रोथ को सिर्फ एक संख्या की तरह मत देखिए। अमेरिकी बाजार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी सॉफ्टवेयर बाजार है। हाँ, वहाँ टिकना आसान नहीं है। अगर एक भारतीय मूल की लेगेसी कंपनी वहाँ इतनी बड़ी ग्रोथ दर्ज कर रही है, तो इसका मतलब है कि उनका AI ऑर्केस्ट्रेशन का विजन सिर्फ कागजों पर नहीं है। एजेंट स्टूडियो की बदौलत अलग अलग ज्योग्राफिक मार्केट्स में इम्प्लीमेंटेशन का समय कम हो गया है, जिससे ये ग्लोबल स्केलेबिलिटी मुमकिन हो पा रही है। तो हमने उनके रेवेन्यू की गणित समझ ली, ये भी समझ लिया कि कैसे उनके इंटरनल AI एजेंट्स मुनाफा बढ़ा रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब ही AI एजेंट्स असल दुनिया के जटिल उद्योगों के बीच उतारे जाते हैं। क्या वे सच में क्लाइंट्स की बड़ी मुश्किलें हल कर रहे हैं या सिर्फ एक फैंसी इंटरफेस बेच रहे हैं? इसका सबसे बेहतरीन जवाब हमें उनके बैंकिंग और इंश्योरेंस वर्टिकल्स के आंकड़ों से मिलता है। बैंकिंग और फाइनेंस उनका सबसे बड़ा सेक्टर है, जहां से 225 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है। वाह, 225 करोड़! और इंश्योरेंस और हेल्थ केयर सेक्टर में तो उन्होंने 58% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है। हाँ, मैंने पढ़ा सोर्सेज में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और नेटिव AI क्षमताओं का जिक्र है।
जैसे ट्रेड फाइनेंस में बैंक गारंटी और इंपोर्ट मॉड्यूल्स के लिए बड़े-बड़े डेटा सेट्स का क्लासिफिकेशन करना। बिल्कुल। लेकिन मुझे इंश्योरेंस सेक्टर वाले उनके कस्टम एआई एजेंट्स ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। आप फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस एजेंट और फ्रॉड डिटेक्शन एजेंट की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस का वो पहलू है जो हमें थोड़ा डिटेल में समझना चाहिए, क्योंकि ये साधारण ऑटोमेशन या पुरानी ओसीआर तकनीक से बहुत आगे की चीज़ है। तो चलिए इसे एक सिनारियो से समझते हैं। हाँ। मान लीजिए किसी का हाईवे पर कार एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ। वो इंसान पैनिक में अपनी कार की कुछ टूटी फूटी तस्वीरें खींचता है, पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी लेता है और एक हैंड रिटन यानी हस्तलिखित क्लेम फॉर्म अपलोड कर देता है। पारंपरिक सिस्टम में इस पूरे मलबे, मेरा मतलब डेटा के मलबे को एक इंसान पढ़ता, समझता और फिर अलग अलग सिस्टम्स में मैन्युअली एंट्री करता। इसमें हफ्तों लग जाते। लेकिन न्यूजन 1 के फ्रेमवर्क में जैसे ही वो डेटा अपलोड होता है, उनका फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस एजेंट तुरंत काम पर लग जाता है। वो सिर्फ टेक्स्ट को स्कैन नहीं कर रहा है, वो तस्वीरों को समझ रहा है, ये तय कर रहा है कि डैमेज कितना है और फॉर्म से जरूरी जानकारी निकालकर उसे क्लासिफाई कर रहा है। और इसके तुरंत बाद ये डेटा फ्रॉड डिटेक्शन एजेंट के पास जाता है, जो कुछ ही सेकंड्स में पुरानी हिस्ट्री और पैटर्न चेक करके बताता है कि कहीं ये क्लेम फर्जी तो नहीं। ये सब कुछ मिनटों में हो रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमने सेगमेंट की शुरुआत में ऑर्केस्ट्रेशन और गवर्नेंस की बात की थी। तो इस पूरे ऑटोमेशन के बावजूद क्या अंतिम फैसला ये मशीन खुद ले रही है कि क्लेम पास होगा या नहीं? मतलब ये एक ट्रिकी सवाल है। मुझे लगता है कि अगर मशीन सब कुछ कर रही है तो शायद फैसला भी वही ले। नहीं, और यही न्यूजेन की असली सफलता है। अंतिम फैसला पूरी तरह से मशीन का नहीं होता। अच्छा। एआई का काम है उन रिपीट होने वाले, थका देने वाले और समय खाने वाले कामों को करना, जैसे डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट करना, क्लासिफिकेशन करना और विसंगतियों को हाईलाइट करना। लेकिन ऑर्केस्ट्रेशन लेयर ये सुनिश्चित करती है कि भारी भरकम काम भले ही मशीन करे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमेशा इंसान के हाथ में ही रहे। मतलब मशीन ने सारा विश्लेषण करके एक साफ सुथरी रिपोर्ट बना दी, लेकिन फाइनल अप्रूवल के लिए वो उसे एक इंसानी एक्सपर्ट के डैशबोर्ड पर भेजेगी। बिल्कुल। महत्वपूर्ण फैसले और फाइनल अप्रूवल अभी भी उसी गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तहत इंसानी एक्सपर्टीज के पास रहता है। न्यूजन का प्लेटफॉर्म इंसानों और ऑटोमेटेड एआई एजेंट्स के बीच इसी काम को बहुत खूबसूरती से ऑर्केस्ट्रेट करता है। इससे कंपनी रेगुलेटरी कंप्लायंस के दायरे में भी रहती है, रिस्क भी कम होता है और काम की गति हफ्तों से घटकर कुछ घंटों या मिनटों में आ जाती है। ये वाकई में एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का एवोल्यूशन है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को एक धागे में पिरोएं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल। न्यूजन सॉफ्टवेयर सिर्फ एक लीडरशिप बदलाव की हेडलाइन नहीं है। तरुण नंदवानी का 33 साल का जमीनी अनुभव, न्यूजन 1 प्लेटफॉर्म के 6 मजबूत गवर्नेंस पिलर्स, एजेंट स्टूडियो के जरिए क्लाइंट्स को दी जा रही एआई सेल्फ सफिशिएंसी और एकमुश्त लाइसेंस सब्सक्रिप्शन मॉडल की ओर बढ़ता हुआ वो सुरक्षित कदम। और इन सब के साथ उनका खुद का इंटरनल एआई अडॉप्शन जो उनके ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करते हुए 15 से 20% सस्टेन्ड मार्जिन एक्सपेंशन का वो मुश्किल रास्ता साफ कर रहा है। एग्जैक्टली। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो सिर्फ उनके क्लाइंट्स के काम करने के तरीके को नहीं बदल रहा, बल्कि ये साबित कर रहा है कि इंटेलिजेंट एंटरप्राइज का भविष्य कैसा दिखने वाला है। एक ऐसा भविष्य जहां एआई और इंसान मिलकर एक सुरक्षित और गवर्नेंस आधारित ढांचे में काम करते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं रहे हैं, वे ग्लोबल एंटरप्राइज के लिए एआई गवर्नेंस और ऑर्केस्ट्रेशन के आर्किटेक्ट बन चुके हैं। सही कहा। और इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे दिमाग में एक बहुत ही उकसाने वाला विचार आ रहा है, जो मैं हमारे इस डीप डाइव को सुन रहे सभी लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, क्या है वो? देखिए, न्यूजन का एजेंट स्टूडियो कंपनियों को बहुत ही आसानी से अपने खुद के कस्टम एआई एजेंट्स बनाने की ताकत दे रहा है। हाँ, जिससे बैंक या इंश्योरेंस कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से एजेंट्स को स्केल कर सकती हैं। तो जरा एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए, आज से कुछ साल बाद, जब हर बड़े बैंक, हर इंश्योरेंस कंपनी, हर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स कंपनी के पास अपने खुद के बेहद स्मार्ट कस्टम एआई एजेंट्स की फौज होगी।
हाँ, तो क्या भविष्य में दो अलग-अलग कंपनियों के कर्मचारी आपस में फोन पर बात करके किसी बिजनेस डील पर नेगोशिएट करेंगे? या फिर उनके एआई एजेंट्स बैकग्राउंड में एक दूसरे के साथ मोलभाव कर रहे होंगे? अरे वाह! ये तो एक पूरी तरह से मशीन टू मशीन इकोनॉमी का विचार है। बिल्कुल। और अगर सच में मशीनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स पर मोल-भाव करना और फैसले लेना शुरू कर दिया, तो उस दुनिया में बिजनेस गवर्नेंस का असली मतलब क्या रह जाएगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, जब एक एआई एजेंट दूसरे एआई एजेंट से बात कर रहा हो, तो उस पुरानी लेगेसी मशीन के स्मार्ट होने की परिभाषा क्या होगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।